कल हम लोग बात कर रहे थे राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व पे। तो जब अनुच्छेद 300 पढ़ा गया था तो एक बात क्लियर हो गई थी कि राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व वही है जो इस संविधान के लागू होने के पूर्व मौजूद था, क्योंकि उसने शब्द लिखे थे अनुच्छेद 300 में कि वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस पर यदि ये संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानी प्रांत या तत्स्थानी देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। तो अनुच्छेद 300 के शब्द ये बिल्कुल तय कर देते हैं कि भारत संघ का जो अप्रत्यात्मक दायित्व है, मीनिंग देयर बाय भारत संघ का अपने सेवकों के द्वारा किए गए अकृत्यों के लिए जो दायित्व है वो ठीक वही है जो संविधान के पूर्व उसका अप्रत्यात्मक दायित्व था। तो देखना यह पड़ेगा कि संविधान के पूर्व उसका अप्रत्यात्मक दायित्व क्या था। तो कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो भारत के संविधान के पूर्ववर्ती अधिनियम भारत के संविधान के रूप में काम कर चुके हैं वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, और सभी में वही दशा मौजूद है जो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस मुकदमे में राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में निर्धारित हुआ था। तो बात यह आई थी कि P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी इस मामले में राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में क्या निर्धारित हुआ और किन परिस्थितियों में निर्धारित हुआ। तो परिस्थितियां आपको बताई गई थी कि वो किद्दरपुर डाकयार्ड के कर्मचारी लोहे का टुकड़ा लेकर जा रहे थे। तो तथ्यों में बहुत उलझे बिना एक बड़ी सीधी बात है कि P&O में इस बात को लेकर विचार हो रहा था कि तत्कालीन जो राज्य है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, चूंकि उसकी ड्यूल कैपेसिटी है, उसका दोहरा व्यक्तित्व है, एक हैसियत में वो व्यापारिक निकाय है और एक हैसियत में वो राज्य है, तो उसकी अकृत्य के अंतर्गत जो जिम्मेदारी है वो उसकी दोनों हैसियतों के संदर्भ में निर्धारित करनी पड़ेगी। और ये कहना ठीक नहीं है कि निर्धारित करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस मामले के संदर्भ में P&O में विचार हो रहा था वो कमर्शियल एक्टिविटी से संबंधित मामला था, वो सोवरन एक्टिविटी से संबंधित मामला नहीं था। लेकिन फिर भी P&O में दो सिद्धांत निर्धारित हुए। एक कि राज्य अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है तो निश्चित तौर पर अपने सेवकों के माध्यम से कर रहा होगा, क्योंकि राज्य एक अमूर्त संकल्पना है, वो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकता। तो राज्य चूंकि अपने सेवकों के माध्यम से कार्य कर रहा होगा तो राज्य के सेवक अगर राज्य जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है उसको संचालित करते हुए कोई अकृत्य करते हैं तो राज्य उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा
जिस प्रकार एक सामान्य स्वामी अपने सेवक के अकृत्य के लिए दायी होता है, अर्थात विकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल लागू होगा और राज्य को प्रतिकर देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये मामला हुआ था, ठीक है, तब तक 1858 का भारत सरकार अधिनियम आ गया था, इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये पार्टी बने थे, ठीक है ना। अदरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसीलिए पार्टी बने क्योंकि 1858 का भारत सरकार अधिनियम तब तक पारित हो गया था और भारत की सत्ता जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्जित की थी, इंग्लैंड में प्रचलित सिद्धांतों के मुताबिक, इंग्लैंड में सिद्धांत प्रचलित है कि इंग्लैंड का कोई नागरिक अगर पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई राज्य अर्जित करेगा तो वो इंग्लैंड के सम्राट के लिए अर्जित करेगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो राज्य यहां अर्जित किया गया, उसके शासक सीधे सीधे इंग्लैंड के संप्रभु हो गए हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसमें पार्टी बने और राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया। लेकिन इसमें एक और विचार ये अभिव्यक्त हुआ है कि संप्रभु कृत्य अगर राज्य कर रहा है तो संप्रभु कृत्यों को करते समय यदि कोई अकृत्य राज्य के सेवकों द्वारा किया जाता है तो राज्य उत्तरदायी नहीं हो सकता। अब चूंकि यह प्रश्न इस मुकदमे में विवादित नहीं था, लेकिन फिर भी इस इशू पर कोर्ट ने बात की और इस इशू को सेटल किया, इसलिए एक विचार यह आया कि यह ऑबिटर डिक्टा है, यह इतरोक्ति है। और आप जानते हैं कि पूर्व निर्णय का सिद्धांत यह कहता है, यानी जो रूल ऑफ प्रेसिडेंस प्रचलित है वो ये कहता है कि निर्णयाधार ये लागू होता है, यानी पॉइंट इन इशू किसी भी मामले में जो था, जो विवाद का बिंदु था, उस पर जो न्यायालय का निर्णय आया है, बस वही पॉइंट इन इशू अगर किसी अन्य मुकदमे में होगा तो वो चूंकि पहले सेटल हो चुका है, इसलिए उसको दोबारा रेज होने पर दिया जा सकता है। और यदि वो वरिष्ठ न्यायालय का है तो न्यायालय जो अवर है वो उसे मानेगा। लेकिन अगर न्यायालय ने जो पॉइंट इन इशू नहीं है उस पर कुछ कहा है, पॉइंट इन इशू को डिसाइड करते हुए, तो वो ऑबिटर डिक्टा है, इतरोक्ति है। उसमें बाध्यकारी बल ये नहीं होता, यानी जो बाइंडिंग फोर्स है वो नहीं होता, सिर्फ परसुएसिव यानी परामर्शकारी बल उसमें होता है, इतना ही होता है। पी एंड ओ डिसाइड हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए वादी को प्रतिकर मिल गया। लेकिन इसके बाद जो मामले अकृत्य के संबंध में आए हिंदुस्तान में, उनमें दो धाराएं दिखाई दी। एक धारा वो है जो पी एंड ओ में डिसाइड हुआ, उसके आधार पर चली। दूसरी धारा वो है जो इस विचार पर चली कि चूंकि पी एंड ओ में सोवरन लायबिलिटी के संबंध में जो कुछ कहा गया है वो इतरोक्ति है, इसलिए सोवरन लायबिलिटी का जो मामला है वो हिंदुस्तान में लागू नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि वो इतरोक्ति है। ठीक है, इतरोक्ति होने के कारण
पी एंड ओ में सोवरन लाइबिलिटी के संबंध में जो कुछ कहा गया वो लागू नहीं होता। जब वो लागू नहीं होता तो फिर क्या है? तो दूसरा जो दूसरी धारा है वो ये कहती है कि संप्रभु दो तरीके से काम कर सकता है, यानी राज्य दो तरीके से काम कर सकता है। एक विद इन लॉ, ठीक है, विद इन लॉ, कानून की सीमाओं के अंतर्गत, और दूसरा कानून की सीमाओं के बाहर, ठीक है ना। कानून की सीमा के अंतर्गत और कानून की सीमा के बाहर, दो ही तरीके से काम कर सकता, तीसरा तरीका हो ही नहीं सकता। तो कानून की सीमा के बाहर जब वो काम करता है तो वो राज्य कृत्य करता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं है जब वो एक्ट ऑफ स्टेट करेगा। लेकिन एक्ट ऑफ स्टेट जब वो करता है तब को छोड़कर जब वो फंक्शन करता है तो कानून की सीमा में करता है, कानून की सीमा में। और कानून की सीमा में या तो गलत करेगा या सही करेगा, ठीक है। कानून की सीमा में गलत या सही दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात ही नहीं हो सकती। या तो कानून की सीमा के बाहर करिए, वो तो एक्ट ऑफ स्टेट है, बात ही खत्म हो गई, उसमें प्रत्यात्मक दायित्व का कोई सवाल ही नहीं। एक्ट ऑफ स्टेट आपको बताया गया कि वो विदेशियों के साथ है, कानून की सीमा के बाहर होता है। हम आक्रमण करेंगे तो करेंगे, हमें कोई नहीं बता सकता कि आक्रमण करें हम या ना करें, ये तो हम तय करेंगे, बिकॉज वी आर सोवरन, हम संप्रभु हैं। जेलेंस्की ने निर्णय लिया कि हम यूक्रेन इसे नाटो की सदस्यता दिलाकर रहेंगे। अब यूरोप ने कह दिया कि नाटो की सदस्यता तो मिलेगी नहीं, ठीक है, तो नाटो की सदस्यता भी नहीं मिल रही और यूक्रेन खंडहर भी हो गया इसी बात को लेकर। तो ये जेलेंस्की जाने, इसके लिए जेलेंस्की पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, ठीक है ना। दैट वाज एक्ट ऑफ स्टेट, वो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ होता है। पुतिन हजारों हत्याएं हो गई यूक्रेन में, लेकिन किसी न्यायालय के समक्ष दायी थोड़ी हो जाएंगे, चाहे रूस का कितना भी नुकसान हो जाए या यूक्रेन में कुछ भी हो जाए, वो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ है, उस पर न्यायालय विचार नहीं कर सकते। दूसरे प्रकार का कृत्य होता है जो विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ है, ठीक है ना। विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ जब स्टेट काम करता है तो अपने नागरिकों के साथ करता है, ठीक है ना। दूसरी जो धारा बह रही है, एक धारा पी एंड ओ की हो गई, अब एक दूसरी धारा बह रही है और वो सोवरन लायबिलिटी को नहीं मान रही है, ठीक है। वो कहती है सोवरन लायबिलिटी जैसी कोई बात ही नहीं होती है। सोवरन लायबिलिटी के संबंध में जो कुछ आपने कहा वो अभिटन टिकता है, वो इतरोक्ति है, इसलिए हम उसे मानने को बाध्य नहीं है। हम स्वतंत्र ढंग से विचार करेंगे, और जब उन्होंने स्वतंत्र ढंग से विचार करना शुरू किया तो वो इस निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि राज्य दो तरीके से काम करता है, एक बियॉन्ड द लॉ और एक विद इन लॉ। जब वो बियॉन्ड द लॉ काम करता है तब हम उसके कृत्य को एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं, और उसके संबंध में अप्रत्यात्मक दायित्व का कोई प्रश्न है ही नहीं, उस संबंध में अप्रत्यात्मक दायित्व का कोई सवाल उठता ही नहीं। और चूंकि अप्रत्यात्मक दायित्व का सवाल उठाया जा रहा है, इसलिए विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ कृत्य हुआ होगा तभी उठ रहा है, अन्यथा उठेगा ही नहीं, ठीक है ना। विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ
कानून की सीमा के भीतर राज्य ने कुछ किया है, तभी अकृत्यात्मक दायित्व का सवाल उठ सकता है। अगर बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ वो एक्ट कर रहा है, तब तो एक्ट ऑफ स्टेट है, उसका कोई मतलब नहीं, फिर तो राज्य के अकृत्यात्मक दायित्व का प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो उन्होंने कहा कि विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ जब राज्य काम करेगा, फिर दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो सही करेगा या गलत करेगा। सीआरपीसी कहती है कि जब दृढ़ आधारों पर गिरफ्तारी हो, तब राज्य को अभिरक्षा तय करनी चाहिए। जब पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय इत्तिला मिले, जब उसने इत्तिला की विश्वसनीयता की जांच करनी हो, जब उचित परिवाद किया गया हो, उसने परिवाद के औचित्य की जांच करनी हो, ठीक है ना, या युक्ति युक्त संदेह विद्यमान हो, संदेह कैसा हो, युक्ति युक्त, तब वो किसी को बिना वारंट गिरफ्तार करे। अगर उसे सिर्फ इत्तिला मिलती है, सिर्फ संदेह विद्यमान है, सिर्फ परिवाद किया गया है और वो गिरफ्तार करता है, तो उसने गलत किया है, ठीक है ना, उसने गलत किया है और ये विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ किया है, ठीक है ना, उसने गलत किया और विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ किया। तो जो दूसरी धारा अपकृत्य के क्षेत्र में बनी बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, तो बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरी धारा है वो ये कहती है कि चूंकि सोवरेन लायबिलिटी के संबंध में P&O में जो कुछ कहा है वो इतनोक्ति है, इसलिए उसे मानकर चलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम दूसरे ढंग से विचार करने को स्वतंत्र हैं और उन्होंने दूसरे ढंग से विचार करना प्रारंभ किया और ये कहा कि राज्य सिर्फ राज्य कृत्य के संबंध में अप्रत्यात्मक दायित्व से मुक्त होगा, ठीक है, क्योंकि वो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ तब काम कर रहा है। चूंकि बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ कर रहा है, उस पर देश का कानून यानी म्युनिसिपल लॉ लागू नहीं हो रहा, इसलिए अप्रत्यात्मक दायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। न पुतिन अप्रत्यात्मक दायित्व के लिए दायी हो सकते हैं, न जेलेंस्की हो सकते हैं। हां, जेलेंस्की और पुतिन अपने अपने देशों में चुनाव या उनके यहां सत्ता हासिल करने की जो प्रक्रिया हो उसके मुताबिक सत्ता से हटाए जा सकते हैं, ठीक है। जेलेंस्की से यूक्रेन की जनता पूछ सकती है कि भाई हासिल क्या किया, ये तो बताओ। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा 25 से 30% भूभाग रशिया ने कब्जा कर लिया। आप पहले दिन से जानते थे रशिया एक शक्तिशाली देश है। आप अमेरिका जैसे मुल्कों की बातों में आकर, ठीक है, रशिया से युद्ध कर क्यों बैठे, ठीक है। जिस अमेरिका ने कहा था, जिस जर्मनी, ब्रिटेन, इंग्लैंड इन सब ने कहा था कि हम हथियार देंगे और आपकी मदद करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, शांति स्थापित होनी चाहिए और शांति के नाम पर पुतिन की सारी शर्तें जेलेंस्की कह रहे हैं मानो और नहीं तो हम हथियार नहीं देंगे। और अगर उन्होंने हथियार देने बंद किए तो कितने दिन टिकेंगे रशिया के सामने, और टिके तो क्या टिके, बोले शेर से लड़े, बोले क्या हुआ, बोले टांगे फट गई, तो फायदा क्या हुआ। यद्यपि शेर से जब आप लड़ेंगे तो कुछ घायल आप भी हो जाएंगे, ठीक है ना, वो सॉरी शेर से आप लड़ेंगे तो आपकी तो टांगे फटेंगी, कुछ घायल हो सकता है, शेर भी हो जाए, ठीक है ना, ये रहता है। लेकिन ज्यादा नुकसान, अल्टीमेट नुकसान में कौन है, यूक्रेन। और इस बेवकूफ आदमी की बेवकूफी की वजह से, ठीक है ना, शुरुआत में बात सिर्फ इतनी थी, वो कह रहे थे नाटो की सदस्यता आप नहीं लेंगे,
ये कह रहे थे हम लेंगे। और अब अमेरिका कह रहा कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन को कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी नहीं मिलेगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, और अमेरिका के इस चरित्र को आपको पहले पहचानना चाहिए था। इसी को तो दूरदर्शी नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, जो पहले से पहचान ले कि आगे ये यही करेगा और उसके हिसाब से अपनी नीति को निर्धारित करे। खैर, जो भी किस्सा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि दोनों ही अप्रत्यात्मक दायित्व के अंतर्गत नहीं है, न अपने देश की जनता के लिए और न ही किसी अन्य देश की जनता के लिए। अप्रत्यात्मक दायित्व उनका नहीं है, क्योंकि वो राज्य करते हैं, उसे एक्ट ऑफ स्टेट कहते हैं, और वो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ लॉ होता है, एक विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ है। उसमें दो तरीके से स्टेट फंक्शन करता है, एक या तो सही करेगा और दूसरा या गलत करेगा। तो ये जो दूसरी धारा बह रही है प्री कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहती है कि एक्ट ऑफ स्टेट को छोड़कर राज्य को प्रत्येक अपकृत्य के लिए दायी होना होगा। प्रत्येक अपकृत्य के लिए मीनिंग देयर बाय जो अपकृत्य के तौर पर विकसित हुए, क्योंकि सारे गलत अपकृत्य तो नहीं माने गए। ठीक है ना? अगर अपराध की श्रेणी में पहुंच गया तो बात ही अलग हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर राज्य के सेवक का कार्य है अपराध, संविदा भंग, ठीक है ना, जो क्वेसी कॉन्टेक्ट है उसका भंग, न्यास का भंग, ये न पाया गया और फिर भी ऐसा गलत पाया गया जो अपकृत्य के तौर पर मान्यता प्राप्त कर चुका है, ठीक है, तो उसने वो अपकृत्य किया है, राज्य इसके लिए दायी होगा। ठीक है, क्योंकि विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ उसने गलत किया है। ठीक है, और ऐसा गलत किया है जो अपराध, संविदा भंग, ठीक है, आदि पहचाने गए दीवानी दोषों के अंतर्गत नहीं है, और ऐसे दीवानी दोष के अंतर्गत है, ठीक है, जिसे अपकृत्य के तौर पर मान्यता दी जा चुकी है। ठीक है, इस लाइन का जो लीडिंग केस है उसे बोलते हैं हरि भांजी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक धारा बही पी&ओ में और दूसरी धारा बही हरि भांजी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, यद्यपि हरि भांजी में प्रतिकर नहीं मिला, पी&ओ में मिला। ठीक है, उलट है स्थिति, लेकिन फिर भी एक धारा उधर बही, एक धारा इधर बही, दोनों तरफ। जैसे पी&ओ में भी, पी&ओ को भी नंबर ऑफ केसेस में फॉलो किया, नंबर ऑफ केसेस में। और हरि भांजी यानी ये जो धारा है जो कहती है एक्ट ऑफ स्टेट को छोड़कर राज्य अपने सेवकों के लिए प्रत्येक अपकृत्य के संबंध में उसी प्रकार दायी है जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति दायी होता। एक सामान्य व्यक्ति दायी होता मीनिंग देयर बाय ये देखा जाएगा कि क्या सेवक स्वामी संबंध है। ऐसा तो नहीं खाली तुम कह रहे हो कि वो सेवक है, वास्तव में वो सेवक हो ही ना। ठीक है ना, स्वामी सेवक संबंध है भी या नहीं। स्वामी सेवक संबंध था, फिर क्या सावधानी बरतने का कर्तव्य था, क्या उस कर्तव्य का भंग हुआ। मीनिंग देयर बाय जो भी डिफेंसेस एक सामान्य व्यक्ति को उपलब्ध होंगे वही राज्य को उपलब्ध होंगे, उन्हीं डिफेंसेस के अधीन राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व का निर्धारण भी किया जाएगा। ये हरि भांजी जिस धारा का प्रतिनिधित्व करता है उस धारा ने ये कहा, पी&ओ ने ये कहा कि सोवरेन कैपेसिटी में जो कुछ राज्य करता है वो ठीक है करते समय राज्य अपने सेवकों के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दायी नहीं है। शेष जो कमर्शियल कैपेसिटी में वो करेगा उसके लिए दायी है। सोवरेन एक्ट कौन से हैं ये बताया नहीं।
सोवरन एक्ट की लिस्ट नहीं दी। ठीक है, ये दो धाराएं प्रचलन में आई, लेकिन पीएनडो को जो लोग फॉलो कर रहे थे उसमें भी एक चीज दिखाई दी कि राज्य के सेवकों ने अगर कभी नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों की संपत्ति, ठीक है, इसके साथ हस्तक्षेप किया तो कंपनसेशन मिला। ठीक है ना, तब कंपनसेशन दिया गया। यानी जैसे सेना ने किसी के खेत से अपनी, ठीक है, गाड़ियां निकाल दी और उस समय वो लड़ने नहीं जा रहे हैं, युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सामान्य शांति का काल है और उन्होंने उसमें से निकाल दी, तो जो नुकसान हुआ उसके लिए प्रतिकर दिया गया। ठीक है, एक मामले में जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने के लिए एक व्यक्ति के साथ कांटेक्ट ये किया राज्य ने, और जब जंगल की लकड़ी उठा रहा था तो फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसे रोक दिया, उठाने नहीं दी। तो कोर्ट ने कहा यह कमर्शियल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कंपनसेशन आप देंगे, बिकॉज देयर वाज ए कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, आपने बेची थी, आपने उठाने का हक दिया था। ठीक है, तो नागरिकों के संपत्ति से संबंधित, उनके शरीर से संबंधित, उनकी स्वतंत्रता से संबंधित जो अकृत्य हुए उनमें पीएनडो के बावजूद भी प्रतिकर दिया गया। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें नहीं भी दिया। ठीक है, जैसे एक मामले में युद्ध चल रहा था, उस समय कुछ सामान सप्लाई करने के लिए एक व्यक्ति को आदेश दिया गया और वो सामान सप्लाई कर ही रहा था, इसी बीच युद्ध समाप्त हो गया। इन्होंने सामान लेने से इनकार कर दिया, मीनिंग देयर बाय गवर्नमेंट ने, राज्य ने सामान लेने से इनकार कर दिया। उसने अकृत्य के आधार पर मुकदमा फाइल किया तो कहा गया कि नहीं, ये सोवरन एक्ट था। ठीक है ना, तो दो धाराएं चली प्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों धाराएं चलती रही, नंबर ऑफ केसेस डिसाइड हुए। ठीक है, लेकिन पीएनडो इसके माध्यम से या इसमें जो कुछ कहा गया उसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ। ठीक है, सोवरन एक्ट यानी राज्य जब सोवरन एक्ट कर रहा है तब उसके कर्मचारियों द्वारा कोई अकृत्य किया जाता है तो राज्य दायी नहीं होगा। यह बात ज्यादा प्रचलन में रही है, इसलिए अधिकांश किताबों में यह लिखा रहता है कि पीएनडो की जो लायबिलिटी थी वही प्री कॉन्स्टिट्यूशन लायबिलिटी थी, लेकिन एक अलग धारा भी है और वो हरिभान जी उसका नेतृत्व करता है। ठीक है, इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तब पहला केस है विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यह हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है। ठीक है, अब चूंकि सबसे पहली बार अनुच्छेद 300 के संबंध में विचार करने का अवसर यह हमारे उच्चतम न्यायालय को मिल रहा है। भाई अनुच्छेद 300 में तो 1950 में भी यही लिखा था और आज भी 2025 में भी यही लिखा है। तो एट द वेरी फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड अपॉन, ठीक है, टू एक्सपोज द टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है ना, कि वो क्या है आखिर आज की डेट पर। तो अनुच्छेद 300 के आधार पर पहली बार टॉर्टियस लायबिलिटी निर्धारित करने का अवसर सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त हुआ है। इसके तथ्य क्या है? इसके तथ्य यह है कि राजस्थान में एक जिले के जिलाधिकारी महोदय को, ठीक है, जो जीप दी गई थी आने जाने के लिए, उनका ड्राइवर उसे संभलवा कर, उसे रिपेयर कराकर, उसकी मरम्मत कराकर वापस ला रहा था और एक्सीडेंट हुआ और दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो विकेरियस लायबिलिटी, ठीक है ना, राज्य के
सेवक ने उपेक्षापूर्ण, ठीक है, जीप चलाकर, उपेक्षापूर्ण ढंग से जीप चलाकर, और उपेक्षा मान्यता प्राप्त अपकृत्य है, ठीक है, उपेक्षा तो मान्यता प्राप्त अपकृत्य है। तो उपेक्षा का अपकृत्य करने के आधार पर राज्य को अभियोजित किया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसका मतलब निचले कोर्टों ने सोवरेन इम्यूनिटी यही मानते हुए डिसाइड किया होगा, तभी तो मसला गया, ठीक है, ऊपर तक, अन्यथा जाता ही नहीं। और नीचे राज्य ही जीता होगा, इसीलिए ऊपर विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, विद्यावती अपीलांट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नीचे से विद्यावती के पक्ष में डिसाइड नहीं हुआ होगा, नहीं तो जाता ही नहीं। और अगर राज्य नीचे राज्य के खिलाफ डिसाइड हुआ होता तो राज्य अपील में जाता और तब होता राज्य प्रति विद्यावती, ये होता स्टेट ऑफ राजस्थान प्रति विद्यावती होता, नहीं, विद्यावती प्रति स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जब विद्यावती को डिसाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात जो कही वो ये कही कि राज्य विकेरियसली लायबल है, प्रतिनिधिक तौर पर राज्य दायी है अपने सेवक के अपकृत्य के लिए और कंपनसेशन मिलेगा। ये तो नटशेल में उन्होंने डिसाइड किया। अब जब ये कहा, इसका मतलब यह हुआ कि विकेरियसली लायबल है, इसका मतलब यह हुए कि वो P&O को या दूसरी धारा को मान्यता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दूसरी धारा तो यह कहती है, दूसरी धारा क्या कहती है कि राज्य या तो कानून के बाहर बात करता है, ठीक है, काम करता है, राज्य कृत्य करता है, और या विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ ये काम करता है, और विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ या तो सही करेगा या गलत करेगा। तो विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ राज्य जो कुछ करेगा उसके लिए वो उत्तरदायी होगा, ठीक है, सही करेगा तो मतलब उसका कोई दायित्व नहीं, और अगर गलत करेगा तो दायित्व है। विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ वो दायित्व के अधीन होगा, वो उत्तरदायी होगा अपने सेवकों के प्रति के लिए। और वहां P&O में कहते हैं कि सोवरेन कैपेसिटी में जो कुछ करेगा उसके लिए दायी नहीं, लेकिन कमर्शियल एक्टिविटी ये अगर करता है तो दायी है। तो अगर इन्होंने ये कह दिया कि राज्य प्रातिनिधिक तौर पर दायी है अपने सेवक के अपकृत्य के लिए, एक सामान्य स्वामी की भांति, जैसे अपकृत्य विधि में है, एक सामान्य स्वामी अपने सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दायी होता है, वैसे ही यहां राज्य दायी है। अगर इन्होंने यह कहा है, इसका मतलब यह हुआ कि चाहे P&O को मान लो और चाहे हरिभांजी को मान लो, राज्य को इन्होंने दायी ठहराया है, लेकिन अगर P&O को मान लें, ठीक है, तो स्थिति क्या बनेगी कि सोवरेन एक्ट के लिए दायी नहीं रहेगा, सोवरेन एक्ट के लिए दायी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दायी होगा। और हरिभांजी को मान लेंगे, ठीक है, तो स्थिति यह बनेगी कि राज्य कृत्य को छोड़कर प्रत्येक प्रकार के अपकृत्य के लिए दायी हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, यह कहा कि राज्य प्रातिनिधिक तौर पर दायी है। अपकृत्य विधि में जो प्रातिनिधिक दायित्व का सिद्धांत है, वहां जैसे स्वामी अपने सेवक के अपकृत्य के लिए दायी है, वैसे ही ये दायी है। हाँ, इन्होंने जब अपने डिसीजन को किया उसमें जो इन्होंने भिन्न भिन्न बातें कही, जो कई सारे ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए, यानी उच्चतम न्यायालय ने जो विभिन्न तर्क दिए उस पूरे जजमेंट में, उसमें एक तर्क ये भी दिया कि अगर P&O को भी फॉलो करें, ठीक है, तो भी ये कहा जा सकता है कि प्रश्नगत समय पर राज्य सोवरेन एक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि एक सामान्य सेवक गाड़ी मरम्मत करा कर ला रहा था, ठीक है, तो गाड़ी मरम्मत कराना
ये किसी भी दृष्टिकोण से संप्रभु कृत्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि संप्रभु कृत्य का मतलब है, ठीक है, वो जो नागरिक न कर सके, ठीक है ना, जो राज्य ही कर सके, जो राज्य ही कर सके, तो ये निश्चित तौर पर संप्रभु कृत्य नहीं था। इसलिए भी अगर पी&ओ को फॉलो भी कर रहे हैं तो क्या होगा कि राज्य फिर भी दायी रहेगा। अब इन्होंने पी&ओ का नाम ले लिया, ठीक है, लेकिन पी&ओ के मुताबिक हम डिसाइड कर रहे हैं ये नहीं कहा, ठीक है, केवल इतना कहा कि अगर पी&ओ का संदर्भ ले भी लें तो भी राज्य दायी रहेगा, यानी अपनी बात के समर्थन के लिए पी&ओ का इस्तेमाल किया, लेकिन पी&ओ के आधार पर हम डिसाइड करना ये नहीं कहा, ठीक है। और एक और बात कह दी, ये कहा कि संप्रभु कृत्य अगर राज्य करता है तो दायी नहीं होगा, ठीक है। जिस समय पी&ओ डिसाइड हुआ उस समय राज्य सिर्फ संप्रभु कृत्य, राज्य कृत्य, ठीक है, और कमर्शियल एक्टिविटी बस तीन ही करता था, और कमर्शियल एक्टिविटी में राज्य लाभान्वित होता था। कमर्शियल एक्टिविटी में चूंकि राज्य लाभान्वित हो रहा, इसलिए जब लाभ तुम लोगे तो नुकसान कौन झेलेगा, ये स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। इसलिए कमर्शियल एक्टिविटी को करते समय राज्य के सेवक ने अगर अकृत्य किया है तो राज्य दायी हो, ये न्यायोचित है, ठीक है ना। उस समय राज्य तीन ही एक्टिविटी चला रहा है, या तो कमर्शियल, ठीक है ना, और कमर्शियल एक्टिविटी में चूंकि वो लाभान्वित है इसलिए उसे नुकसान भी सहन करना चाहिए, सीधी सी बात है। राज्य कृत्य चूंकि वो एक्ट ऑफ स्टेट है, वो विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ होता ही नहीं, इसलिए उसका लिए दायी है ही नहीं, ठीक है। और संप्रभु कृत्य इसके लिए दायी नहीं होगा, ऐसा पी&ओ में कहा, ठीक है ना। लेकिन आज की तिथि पर राज्य सिर्फ तीन ही काम नहीं कर रहा है, आज राज्य 4 काम कर रहा है। कौन से? एक, एक्ट ऑफ स्टेट वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। दूसरे, कमर्शियल एक्टिविटी वो भी कर ही रहा है, ठीक है। तीसरे, सोवरन एक्ट अर्थात ऐसे कृत्य जिनके लिए राज्य का जन्म हुआ, उन्हीं को तो सोवरन कहते हो, न्याय प्रशासन आदि आदि, ठीक है, सोवरन एक्ट वो। और चौथे, वेलफेयर एक्ट, सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर स्टेट का युग है, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर स्टेट का चूंकि युग है, इसलिए चौथी प्रकार की स्थिति आ गई। और सोशल वेलफेयर में जब वो काम करता है तो वो लाभान्वित नहीं होता। अरे भाई, राज्य तुम्हारे बारात घर बनवा रहा है, आज कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं ना, ठीक है, शाहजहांपुर में भी बने हैं, कई मोहल्लों में कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, तो आज राज्य लोक कल्याण की गतिविधि ये भी चला रहा है। अब लोक कल्याण की गतिविधि में वो लाभान्वित तो नहीं हो रहा, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कमर्शियल एक्टिविटी में विकसित सिद्धांत के आधार पर वो लायबल होगा, ये नहीं कह सकते आप। राज्य कृत्य वो है नहीं, सोवरन एक्ट है नहीं, वो सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी कर रहा है। आज राज्य का स्वरूप बदल गया, इसलिए पी&ओ स्ट्रिक्टली लागू कर देना ये ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। कल्याणकारी राज्य बन जाने के कारण, ये विद्यापति में कह रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य बन जाने के कारण से जो वो कह रहे हैं वो ये, बाकी तो हमने समझाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आज राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है, उसकी गतिविधियों में बहुत वृद्धि हुई है, इसलिए संप्रभु और गैर संप्रभु विभाजन के आधार पर राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व तय करना उचित नहीं होगा, ठीक है, ये कहा। और विद्यापति में डिसाइड कर दिया कि कंपनसेशन देंगे। अब विद्यापति में न तो संप्रभु और गैर संप्रभु विभाजन जो विद्यापति में कहा गया
उसको अप्रूव किया, न हरिभान जी को अप्रूव किया। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि हरिभान जी केस में जो लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड हुआ कि राज्य कृत्य को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए नागरिक के प्रति अकृत्य विधि में दायी होगा, यह भी नहीं अपनाया। मीनिंग देयर बाय इस सिद्धांत के आधार पर भी विद्यावती डिसाइड नहीं हुई। ठीक है, और पीएनडो इसके आधार पर डिसाइड हुई, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि यह कहा कि अगर पीएनडो के आधार पर डिसाइड भी करें तो चूंकि कमर्शियल एक्टिविटी तो देना पड़ेगा कंपनसेशन, और पीएनडो लागू नहीं होता क्योंकि राज्य स्वरूप कल्याणकारी हो गया, उसकी गतिविधियों में बहुत वृद्धि हो गई, इससे संप्रभु और गैर संप्रभु का विभाजन उचित नहीं। पीएनडो के आधार पर डिसाइड करें तो मिलेगा और उचित नहीं, दोनों बातें कह रहे हैं और दे रहे हैं कंपनसेशन। इसलिए कहा जाता है विद्यावती में न तो पीएनडो अप्रूव हुआ, ठीक है, न तो पीएनडो में अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में जो बात कही गई उसे समर्थन मिला उच्चतम न्यायालय की बात से, न जो दूसरी धारा बही उसको समर्थन मिला। यानी न पीएनडो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, अप्रूव हुआ और न डिसअप्रूव हुआ, दोनों ही बातें नहीं हुई। न अप्रूव हुआ न डिसअप्रूव हुआ, या तो ओवररूल कर देते, ठीक है, कुछ नया लाते, कुछ नहीं किया, न अप्रूव न डिसअप्रूव, और उसके आधार पर डिसाइड भी नहीं किया। हां, कंपनसेशन दे दिया, ठीक है, इतना जरूर हुआ। लेकिन शायद विद्यावती की धारा आगे चलती है तो चूंकि यह कहा कि समाज कल्याण, ठीक है, लोक कल्याणकारी स्वरूप राज्य का हो जाने के कारण आज संप्रभु और गैर संप्रभु विभाजन नहीं माना जा सकता स्ट्रिक्टली, शायद यह धारा आगे बढ़ जाती अगर विद्यावती फॉलो होती। नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट केस आया कस्तूरीलाल रलियाराम, ठीक है, कस्तूरीलाल रलियाराम, इसका पूरा नाम हमें याद नहीं रह गया। कस्तूरीलाल रलियाराम, कस्तूरीलाल रलियाराम जैन है या क्या है, वर्तन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इतना हमें ध्यान है। ये अगला मुकदमा जो आता है इसमें पीएनडो को अप्रूव कर दिया, ठीक है, और ये 11 जजों की बेंच द्वारा डिसाइडेड मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ठीक है। तो ये अधिकार पूर्वक व्याख्या करेगी अनुच्छेद 300 की। इसलिए ये कहा जाता है कस्तूरीलाल रलियाराम के आधार पर यह कहा जाता है कि पीएनडो में जो लायबिलिटी निर्धारित हुई वही लायबिलिटी आज भी है, ठीक है, कस्तूरीलाल के आधार पर कहा जाता, क्योंकि यह केस सीधे सीधे पीएनडो पर डिसाइड हुआ और पीएनडो को इसने अप्रूव कर दिया, इसलिए ऐसा माना जाता है कि पीएनडो की लायबिलिटी आज भी है। तो कस्तूरीलाल रलियाराम जैन, इस मामले के जो तथ्य थे वो ये थे कि कस्तूरीलाल रलियाराम को गिरफ्तार किया गया, कुछ चोरी के आभूषण उनके पास हैं, मतलब जो आभूषण उनके पास पाए गए उन आभूषणों के संबंध में कोई अपराध किया गया और वो चूंकि उनके पास मिले हैं इसलिए वे ही अपराधी हैं, ऐसा आरोप शायद था। हमने पहले भी कहा कि तथ्यों में मेरा बहुत ज्यादा, ठीक है, रुचि और इंटरेस्ट ये नहीं है। तथ्य तो आप कहीं भी देखेंगे तो मिल जाएंगे, जो कानून का सिद्धांत है हमारी उसमें रुचि है। तो कस्तूरीलाल रलियाराम से उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, उन्हें अभियोजित किया गया अपराध के आरोप पर, और उनके पास जो गहने मिले थे उनको पुलिस के मालखाना जो उनका होता है स्टोर रूम, उसमें सुरक्षित रखा गया। कालांतर में कस्तूरीलाल
आपराधिक आरोप से मुक्त हो गए। लेकिन इसी बीच जो गहने उनके पास से मिले थे, उन्हें राज्य का कर्मचारी लेकर के, और पाकिस्तान का विभाजन उसी समय हुआ, पाकिस्तान भाग गया। अब कस्तूरीलाल रलियाराम ने अपने गहने वापस मांगे और राज्य के ऊपर मुकदमा किया कि हमें कीमत वापस मिलनी चाहिए, मेरे गहने वापस होने चाहिए। यह मामला चलते 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 चलते, क्योंकि राज्य के सेवक ने अपकृत्य किया है, काहे का कन्वर्जन, संपरिवर्तन, ये एक अपकृत्य है जो चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों के संबंध में होता है। ठीक है, राज्य के सेवक ने अपकृत्य किया है। ठीक है, और चूंकि राज्य के सेवक ने अपकृत्य किया है, हो सकता है हिस्टोरिकली कन्वर्जन के लिए ना भी आया हो मुकदमा, जबान न पकड़िएगा, गूगल से देख लीजिएगा कि कस्तूरीलाल रलियाराम जैन ने किस अपकृत्य के अंतर्गत मुकदमा किया था, वो कौन सा विशेष अपकृत्य था, लेकिन अप्रत्यात्मक दायित्व के संबंध में मुकदमा किया था, इतना तय है। मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब 11 जजेस बेंच डिसाइड हुई, ठीक है, बनी, जो सिर्फ गोलकनाथ में बनी है। ठीक है, और इससे बड़ी केशवानंद भारती में ही आई है 13। ठीक है, तो 11 जजेस बेंच द्वारा डिसाइड हुआ और P&O को अप्रूव कर दिया। क्या कहा? P&O को अप्रूव करते हुए यह कहा कि चूंकि प्रश्नगत समय पर राज्य का जो कर्मचारी था, ये जो राज्य था, राज्य तो अपने कर्मचारी के माध्यम से ही कार्य करेगा, प्रश्नगत समय पर राज्य संप्रभु कार्य कर रहा था। ठीक है, संप्रभु कार्य कर रहा था, क्योंकि अपराध का अभियोजन ये संप्रभु कृत्य है, और चूंकि ये संप्रभु कृत्य है, इसलिए राज्य का कोई उत्तरदायित्व तो उसके सेवक के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए नहीं बनता। हां, अगर वो सेवक पकड़ा जा सके, ठीक है ना, तो उसका उत्तरदायित्व तो अपने द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए बनेगा, किंतु राज्य उत्तरदायी नहीं हो सकता। ठीक है, सेवक ने जो कुछ किया वो स्वयं गलत किया। ठीक है, राज्य उसने कुछ भी उससे गलत करवाया नहीं। जो सोवरन लायबिलिटी P&O में कही गई, ठीक है, वो लायबिलिटी इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, उसके बारे में समझ लें कि इंग्लैंड में ये सोवरन लायबिलिटी का प्रिंसिपल चलता था, आज नहीं चलता है। ठीक है, इंग्लैंड में यह कहा जाता था कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ भी गलत नहीं कर सकता, यानी राजा हमेशा ठीक करने का निर्देश देगा, और अगर आपने कुछ किया है जो गलत है, तो उसके बारे में यह नहीं माना जा सकता कि राजा ने वो आदेशित किया था, कि राजा ने गलत करने के लिए कहा था, क्योंकि किंग कैन डू नो रॉन्ग। राजा जब किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो राजा गलत करने के लिए कहेगा कैसे, क्योंकि कहना भी तो करना ही है। ठीक है, और किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, तो जो कुछ गलत किया वो आपने किया। ठीक है, नहीं, सेवक ने किया, तो राज्य वहां, ठीक है, अपने संप्रभु कृत्यों के लिए, ठीक है, दायी होता ही नहीं था किसी के प्रति, क्योंकि किंग कैन डू नो रॉन्ग। संप्रभु कृत्य कौन करेगा? राजा ही तो करेगा, और राजा कभी गलत के लिए अधिकृत कर ही नहीं सकता। तो अगर कोई अपकृत्य हुआ तो सेवक ने किया, सेवक लायबिल होगा, राजा नहीं होगा, सेवक लायबिल होगा, क्योंकि राजा ने तो गलत करने के लिए कहा ही नहीं था। ठीक है, तो यह प्रिंसिपल वहां लागू होता था। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को सोवरन लायबिलिटी के माध्यम से P&O में लागू किया, तो यहां उसी को डिट्टो कर रहे हैं कस्तूरीलाल में, और कह रहे हैं कि चूंकि राज्य संप्रभु कृत्य करने को तो बाध्य था ना, संप्रभु कृत्य वो करेगा, अपराध का अभियोजन संप्रभु कृत्य करेगा वो, तो अगर
इनके सामान को राज्य का कर्मचारी लेकर भाग गया तो राज्य ने थोड़ी कहा था उससे भाग जाओ, ठीक है। इसलिए इनका कर्मचारी स्वयं लाइबल हो सकता है, राज्य नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी में तो वो लाभान्वित होता, ठीक है, लाभान्वित होता, इसलिए उसे देना चाहिए, क्योंकि जब सेवक के कार्य का लाभ आप लेंगे तो नुकसान भी आप ही झेलेंगे। लेकिन सोवरन एक्ट चूंकि वो कर रहा था, सोवरन एक्ट कर रहा था, इसलिए राज्य दायित्व के अधीन नहीं है। सेवक को अगर आप पकड़ सके तो करें, और सेवक पकड़े नहीं जा सकता, वो तो पाकिस्तान भाग गया। कुल मिलाकर कुछ भी नहीं दिया कस्तूरीलाल रलियाराम को, और सोवरन एक्ट की बात अप्रूव कर दी। इसका मतलब P&O अप्रूव हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, क्योंकि विद्यावती में कुछ कहा नहीं, विद्यावती में कुछ भी नहीं कहा, ना अप्रूव ना डिसअप्रूव। पहली बार कस्तूरीलाल रलियाराम ने डिसाइड कर रहे हैं और अप्रूव कर रहे हैं P&O को। दैट इज वाई इट हैज बीन सेड, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ टॉर्टियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट, कि राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व P&O में जो निर्धारित हुआ था वही आज भी है, इसलिए कहा जाता है, ठीक है, ये डिसाइड हो गया। हालांकि कस्तूरीलाल रलियाराम ने कहा कि चूंकि अब स्टेट ने एक नया स्वरूप ग्रहण किया है वेलफेयर स्टेट का, ठीक है, जिसमें वो कमर्शियल एक्टिविटी सोवरन एक्ट ऑफ स्टेट के अलावा एक सेपरेट कैपेसिटी में, एक पृथक क्षमता में कार्य करता है, और उसमें भी अप्रत्य हो सकते हैं। इसलिए राज्य के अप्रत्यात्मक दायित्व को तय करने के लिए अलग से कानून बनाया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि राज्य का अप्रत्यात्मक दायित्व क्या होगा। जैसे कि इंग्लैंड में क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 बनाया गया है, ठीक है, और उसमें यह बताया गया है कि राज्य अपने सेवकों के अकृत्य के लिए कब कब दायी होगा। अमेरिका में जैसे फेडरल, ठीक है, टॉर्ट एक्ट ये बनाया है, ठीक है, स्टेट की टॉर्टियस लायबिलिटी की फील्ड में, ऐसे ही यहां भी बनना चाहिए। और उन्होंने विद्यावती के संबंध में भी इसमें विचार व्यक्त किया कस्तूरीलाल में, और कहा कि चूंकि वो मामला किससे संबंधित था, कमर्शियल एक्टिविटी से संबंधित था, वो सोवरन एक्ट था ही नहीं, इसलिए वहां प्रतिकर दिया गया। इसका मतलब P&O अप्रूव हो गई। अब जो P&O अप्रूव हो गई, इसका मतलब यह आ गया कि संप्रभु कृत्यों के लिए राज्य दायी नहीं, और संप्रभु कृत्य अभी भी नहीं बताए कि क्या है, ठीक है ना। अब बड़ी समस्या, क्योंकि आप किसी भी कृत्य को संप्रभु कृत्य कह सकते हैं और किसी भी कृत्य को गैर संप्रभु कृत्य कह सकते हैं, जो चाहो तो करो। एक्ट कोई है नहीं, जैसे वहां क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 है, जैसे अमेरिका में फेडरल टॉर्ट एक्ट है, वैसा कोई एक्ट है नहीं। तो अब मसला न्यायालय के अर्थान्वयन पे है, संप्रभु कृत्य और गैर संप्रभु कृत्य। और यह मसला ऐसा है कि जैसे बड़ी आसानी से ये कह रहे हैं विद्यावती में कि वो कमर्शियल एक्टिविटी थी, ठीक है, बड़ी आसानी से दूसरी तरफ तर्क दिए जा सकते हैं कि साहब डीएम को लाना, ठीक है, ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो सकती है? तुम डीएम को लाना चाहो, आ जाएगा डीएम, अभी जाके देखो, लाने की कोशिश करके देखो, तुम्हारे कंटाप रखेगा बहुत जोर से, घुस ही नहीं पाओगे, डीएम मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ये कमर्शियल एक्टिविटी है? या कमर्शियल एक्टिविटी न भी कहें तो संप्रभु कृत्य की सीमा से बाहर है, ये कैसे कहते हैं, ठीक है। और कस्तूरीलाल रलियाराम में आ जाओ, तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि भाई जब आपके पास जेवर रखे थे तो आप तो उपनिहिती की कैपेसिटी में आ गए थे, ठीक है, आप बेली हो गए थे, बेलमेंट था, और आपने, आपके सेवक ने विश्वास का भंग कर दिया और लेके भाग गया, तो आप क्यों नहीं दायी हैं? यानी किसी भी तरफ आर्गुमेंट चल सकते हैं, ठीक है। रेलवे कोई नहीं चला सकता, भारत में तो नहीं चला सकता, इंग्लैंड में सब चलाते हैं,
फलानी रेलवे कंपनी, ढिमाकी रेलवे कंपनी वहां चलती है, यहां तो कोई नहीं चला सकता। तो रेलवे का चलाया जाना संप्रभु कृत्य है, गैर संप्रभु कृत्य है, ठीक है, कुछ पता ही नहीं लगेगा। और रेलवे चला गवर्नमेंट यहां इसलिए रही, प्राइवेट कंपनीज को नहीं आने दे रही, ये सोशल वेलफेयर का काम है, ठीक है। अभी एयरलाइंस में इंडिगो ने जैसा किया वो सामने ही है, ठीक है। तो ऐसी स्थितियां ना है, इसके लिए चलाती है। तो सवाल यह है कि आपने जो कहा कि संप्रभु कृत्यों में दायित्व तो नहीं होगा, तो किसी भी कृत्य को संप्रभु, किसी भी कृत्य को गैर संप्रभु ये कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन कस्तूरीलाल में यह डिसाइड हो गया कि P&O फाइनल अथॉरिटी है, ठीक है। संप्रभु कृत्यों के लिए दायी नहीं, गैर संप्रभु कृत्यों के लिए दायी है। लेकिन संप्रभु और गैर संप्रभु कृत्यों की कोई न तो लिस्ट बताई गई, न कुछ कहा गया इस संबंध में कि संप्रभु कृत्य कौन से हैं और गैर संप्रभु कौन से हैं। हां, कानून बनाने की सिफारिश हुई, जैसे क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट वहां बना, ऐसा कानून बनाने की सिफारिश यहां भी की गई, ठीक है, लेकिन बना तो नहीं। तो आज की डेट पर P&O की अथॉरिटी लागू हो रही, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन P&O की अथॉरिटी तो लागू हो रही, लेकिन न्यायालयों ने जो रुख अख्तियार किया, ठीक है, उन्होंने जो रुख, अपना जो रुख दर्शित किया, वो ये दर्शित किया कि उन्होंने संप्रभु कृत्यों की सीमा घटानी शुरू कर दी, संप्रभु कृत्यों की सीमा घटानी शुरू कर दी और गैर संप्रभु कृत्यों की सीमा बढ़ानी शुरू कर दी। या यूं कहें कि संप्रभु कृत्यों की जब सीमा घटेगी तो गैर संप्रभु कृत्यों की सीमा ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। क्या हुआ अगला, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सविता शर्मा। सविता शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हो सकता है, राजस्थान सविता शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यही होगा। लेकिन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सविता शर्मा भी हो सकता है, ठीक है, इसे देख लेंगे। इसमें स्थिति क्या थी कि कुछ सेना के जवान रेलवे स्टेशन से सेना के हेडक्वार्टर लाए जा रहे थे। जैसे अक्सर होता है, आप रेलवे स्टेशन जाए, सेना गाड़ी खड़ी रहती है, वो आते हैं, उनके कर्मचारी जवान विभिन्न ट्रेनों से तो वो लेके जाते हैं अपनी छावनी, चूंकि दूर ही बनी होती है हर जगह, ठीक है, और प्रतिदिन खड़ी होती है सेना की गाड़ी ले जाने के लिए। उस बीच एक्सीडेंट हुआ और एक की मौत हुई। राज्य को प्रातिनिधिक तौर पर दायी ठहराया और कोर्ट ने जो तर्क लिया, अब जो कोर्ट सिंपल तर्क ले रहा है वो ये है, एक ही कि क्या नागरिक उस गतिविधि को चला सकता है, ठीक है, जिसे संपादित करते समय प्रश्नगत अपकृत्य हुआ है। और इस टेस्ट को कह तो रहे हैं वो, लेकिन हर बात को वो ये कह रहे हैं ये भी नागरिक कर सकता है, ये भी नागरिक कर सकता। इस तरह संप्रभु कृत्यों की सीमा घटा रहे हैं, गैर संप्रभु की बढ़ा रहे हैं। तो इसमें उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने लोगों को रेलवे स्टेशन से लेकर आता है। आपकी सेना लड़ने तो नहीं जा रही थी, ठीक है, संप्रभु कृत्य था ही नहीं। आपका वाहन अपने लोगों को लेकर हेडक्वार्टर आ रहा था, उसमें दुर्घटना हुई, इसलिए आप दायी हैं। और चूंकि आज राज्य रोडवेज चला रहा, यानी बसें चला रहा, रेलवे चला रहा, ठीक है, बैंक चला रहा, ठीक है, आपका पानी की टंकियां बनवा रहा, यानी ठीक है, इनसे भी तो दुर्घटनाएं होंगी, पानी टंकी फट पड़े, ठीक है, यात्री निवास बनवा रहा, ये सारे काम कर रहा, और इन सब कामों को उन्होंने गैर संप्रभु कृत्य निर्धारित किया। लगातार अब मिलिट्री के ट्रक से दुर्घटना हो रही, कंपनसेशन मिल रहा, बस रोडवेज की बस से दुर्घटना हो रही, कंपनसेशन मिल रहा, रेलवे ट्रेन से दुर्घटना हो रही, कंपनसेशन मिल रहा, क्योंकि अब सबको उन्होंने गैर संप्रभु कृत्य ये मानना शुरू कर दिया है। और इस तर्क के साथ कि नागरिक जिनको कर सकता है वो सब गैर संप्रभु माने जाएंगे। इवन पहले उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, ठीक है, इन्हें चलाना संप्रभु कृत्य है। हुआ ये था, एक महिला, ठीक है, आपका नसबंदी ऑपरेशन के बाद भी प्रेग्नेंट हुई और
उसने कंपनसेशन का दावा किया तो यह कहा गया कि चूंकि संप्रभु कृत्य कर रहा था राज्य, इसलिए नहीं मिलेगा कंपनसेशन। लेकिन ठीक अगले मुकदमे में, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस संतरा देवी शायद नाम है, संतरा देवी ऐसे करके कुछ नाम है, उसमें यह कहा कि नहीं, यह भी गैर संप्रभु कृत्य है, ठीक है, और कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपके डॉक्टर्स ने उपेक्षा से ऑपरेशन किया, दैट इज व्हाई, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हुई और इसलिए जिसके पहले से ज्यादा बच्चे थे उसे एक कठिनाई में पड़ना पड़ा, तो आप बच्चे का खर्च और सारी चीजें आप देंगे, कंपनसेशन प्रतिकर देंगे। होते करते मामला एन नागेंद्र राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तक आ गया। इट इज द केस जिसमें यह कह दिया है कि संप्रभु कृत्य जैसा कोई कृत्य होता ही नहीं, सिवाय ये नहीं कहा है क्योंकि वो तो ये नागेंद्र राव 2 जजों से डिसाइड है, वो 11 जजों से डिसाइड है, तो इसलिए ये तो नहीं कह पाएंगे सीधे सीधे। ये कहा कि एन नागेंद्र राव में कि संप्रभु कृत्य जैसा कोई कृत्य नहीं होता, सिवाय इसके कि जब राज्य उन कामों को कर रहा हो जो राज्य से पृथक किए ही नहीं जा सकते, और राज्य से पृथक जो कार्य नहीं किए जा सकते वे ठीक वही हैं जो कि राज्य के जन्म के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य का जन्म काहे के लिए हुआ था? न्याय प्रशासन के लिए, अपराधों के शमन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, कहा कि जैसे उन्होंने शब्द उपयोग किया क्योंकि वो अंग्रेजी उनकी भाषा है कि जो स्टेट के इनएलियनेबल एक्ट है, यानी राज्य से जो पृथक हो ही नहीं सकते, ऐसे कृत्यों के लिए राज्य अकृत्य की विधि में, ठीक है, अपने सेवकों द्वारा किए गए अकृत्य के लिए दायी नहीं होगा, शेष सभी कृत्यों के लिए राज्य दायी होगा, ठीक है। और उन्होंने कहा इनएलियनेबल एक्ट हैं कौन सा राज्य के? वे जिनके लिए राज्य का जन्म हुआ था, ठीक है ना, जिनके लिए राज्य का जन्म हुआ। और उनमें से कुछ उदाहरण उन्होंने दिए, जैसे न्याय प्रशासन, अपराधों का शमन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, शांति और व्यवस्था को बनाना, ये कुछ उदाहरण उन्होंने दिए। यानी आज की डेट पर उन्होंने कहा बस यही संप्रभु कृत्य है, इसके अलावा सब गैर संप्रभु, ठीक है। तो आज की डेट पर P&O में जो कुछ डिसाइड हुआ सैद्धांतिक रूप से वो लागू है, ठीक है ना, क्योंकि नागेंद्र राव में भी तो यही कहा ना कि संप्रभु कृत्य सिर्फ वही माने जाएंगे जो राज्य के अपृथककरणीय कर्तव्य माने जाएंगे, जिनके लिए राज्य, और अपृथककरणीय कौन से? जिनके लिए राज्य का जन्म हुआ, यथा जैसे न्याय प्रशासन, शांति व्यवस्था बनाना, अपराधों का शमन आदि। शेष सब गैर संप्रभु। और इस मामले में जो तथ्य थे वो तथ्य ये थे कि ये नागेंद्र राव खाद के, बीज के, अनाज के व्यापारी थे, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शायद उसकी धारा 6C या 6A, इसके अंतर्गत उनका वो सारा स्टॉक सीज कर लिया गया। मुकदमा चला। अब देखिए अभियोजन हो रहा है, ठीक कस्तूरीलाल जैसा मामला है, ठीक है ना, ठीक कस्तूरीलाल जैसा मामला है, अभियोजन हो रहा है। और अभियोजन चलने के दौरान उन्होंने बहुत बार कहा कि ये फूड ग्रेन, ये खाद हमें हमारे कब्जे में दे दी जाए, नहीं दिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सुरक्षा के उपाय करिए अन्यथा इसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाएगी, वो भी नहीं किया। और जब मुकदमा फैसल हुआ तो वो उनके पक्ष में फैसल हुआ, उन्होंने, ठीक है, उसकी कीमत मांगी तो खाद उन्हें वापस की गई जो उस समय तक पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तो उसकी गुणवत्ता चूंकि खराब थी इसलिए उन्होंने उसे लेने से इनकार किया, और राज्य के कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा के अकृत्य के आधार पर, ठीक है, उन्होंने कहा कि तुमने नेग्लिजेंटली, हम तुमसे कहते रहे ठीक से इसे रखो नहीं तो ये खराब हो जाएगी, और नहीं तो हमें दे दो, वो भी आपने कुछ नहीं किया। तो राज्य के कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा का अकृत्य उनकी संपत्ति के संबंध में किए जाने के आधार पर मुकदमा प्रस्तुत किया। और यह नागेंद्र राव चूंकि नीचे से कुछ नहीं मिला होगा
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गया एन नागेंद्र राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और एन नागेंद्र राव के केस में उन्होंने यह कह दिया कि कंपनसेशन मिलेगा और संप्रभु कृत्य सिर्फ वही माने जाएंगे जो अप्रत्यक्षणीय राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, शेष सब गैर संप्रभु। तो एन नागेंद्र राव ने पी एंड ओ को ओवर रूल नहीं किया, क्योंकि कर ही नहीं सकते, क्योंकि 2 जजेस बेंच है, वो 11 जजेस है, लेकिन उसके प्रभाव को एकदम नलिफाइड कर दिया और यह कह दिया कि जो अप्रत्यक्षणीय कर्तव्य राज्य के हैं सिर्फ उन्हें छोड़कर बाकी सारे कृत्यों के लिए राज्य दायी है। तो आज की तिथि पर राज्य का जो अप्रत्यात्मक दायित्व है वो एन नागेंद्र राव की अथॉरिटी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संप्रभु कृत्यों के लिए राज्य आज भी दायी नहीं है, लेकिन न्यायालय अपने निर्णयों के आधार पर संप्रभु और गैर संप्रभु कृत्यों के बीच जो विभाजन रेखा है उसको लगातार कम कर रहा है और अब वो विभाजन रेखा इस बिंदु पर आ गई है कि वो लगभग समाप्त होने की ओर है। ठीक है, लगभग समाप्त होने की ओर है, क्योंकि एन नागेंद्र राव ने यह कह दिया कि राज्य के जो अप्रत्यक्षणीय कर्तव्य है सिर्फ उन्हें छोड़कर बाकी सभी कार्यों के लिए राज्य उत्तरदायी है। और उसका आधार उन्होंने यही पकड़ा कि आज संप्रभु और गैर संप्रभु कृत्यों का जो भेद है वो लोक कल्याणकारी राज्य हो जाने के कारण, ठीक है, कठोर रूप से किया जाना न तो संभव रह गया और ना ही न्यायोचित है। ठीक है, तो यह राज्य का वर्तमान अप्रत्यात्मक दायित्व है। अब एक सवाल और बचता है, वो सिर्फ इतना कि अगर एक्ट ने, विधायिका के एक्ट ने राज्य के ऊपर कुछ करने का दायित्व रखा है तो स्थिति क्या है, बस इतना सा है। ये कल 10-15 मिनट में हम सोचेंगे खत्म करके, और फिर आपका अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस पर बात करेंगे। देखिए,